हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। तो इस अप्रोक्सीमेशन के अनुसार मॉलिक्यूल कब बनता है? जब दो एटम आपस में मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये जेड ए जेड बी मान के चलते हैं इसको। दो एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। तो उनकी जो टोटल एनर्जी होगी, है ना, सबसे पहले तो अप्रोक्स का मतलब समझ लीजिए। अप्रोक्स का मतलब होता है सन्निकटन या फिर लगभग। तो ये बोर्न और ओपेनहाइमर ने ये चीज़ जो दिया था, उन्होंने ये बताया था कि टोटल एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की क्या होगी, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी का एडिशन होगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को नहीं लिया गया क्योंकि ये क्वांटाइज नहीं होती। उसी टाइप से न्यूक्लियस की एनर्जी को नहीं लिया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फाइन पार्टिकल है और न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत भारी होता है, लगभग 2000 गुना भारी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है और इसका स्पिन काफ़ी अधिक है। इसका स्पिन क्या होगा, उसकी तुलना में नगण्य टाइप का होता है, इसीलिए En को भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, और सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, वाइब्रेशनल हो गया या रोटेशनल एनर्जी लेवल जो होते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इंटरक्रॉस नहीं करते। ठीक है, अगर हम इनके लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिखना चाहें फॉर न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस के लिए मतलब न्यूक्लियस नहीं, एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, ये मॉलिक्यूल के लिए अगर हम लिखना चाहें तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H हो जाएगा Tn, Te, VEE, VEn और VNN। यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको डायग्राम समझना पड़ेगा। ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है, अट्रैक्शन कहाँ कहाँ होगा, इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से, इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से। ठीक है, तो यहाँ पे Tn क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर फॉर ऑल न्यूक्लियाई। एन क्या बताता है, न्यूक्लियस को बताता है। ठीक है, उसी टाइप से Te क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए ऑपरेटर है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। VEE ये कोलम्बिक रिपल्सन को बताता है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑपरेटर, मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन हो रहा है उसके ऑपरेटर हैं ये। ठीक है, VNN क्या होगा, न्यूक्लियस के बीच में जो रिपल्सन हो रहा है उसके ऑपरेटर को बता रहा है। और En क्या है, यहाँ पे VEN ये अट्रैक्शन फोर्स को बता रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स को बता रहा है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियाई। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों न्यूक्लियाई है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं, आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं। ये किस प्रकार होता है, एक स्पिन होता है प्लस हाफ, एक माइनस हाफ, तो एक ऑर्बिटल में आके मिल जाते हैं ये। ठीक है, तो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन। बाकी जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब होंगे ये ज़्यादा पोटेंशियली न्यूक्लियस से बाइंड होंगे, तो ये शेयर नहीं करते। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम आइगन फंक्शन लिखना चाहें, आइगन फंक्शन जो होता है वो H का क्या होता है, H साई R1 R कैपिटल। ठीक है, स्मॉल R1 R कैपिटल, E इजिकल टू E साई स्मॉल R1 R कैपिटल। अब यहाँ पे ये R क्या है, ये पोटेंशियल को बताता है और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, R क्या है, पोटेंशियल को बताता है और वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को बताता है, या कह सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट। इसको सबसे अच्छा कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जो R है वो क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो ये सोंडिजर वेव इक्वेशन को लिखने का एक तरीका हो गया, है ना। हम पूरा सोंडिजर वेव इक्वेशन यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ये किसके लिए हो गया, मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, अगर हम सोंडिजर वेव इक्वेशन लिखना चाहें किसके लिए, मॉलिक्यूल की एनर्जी के लिए, तो यहाँ पे आपको H की जगह पे HE लेना है, साई E लेना है, EE लेना है और साई E लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सोंडिजर वेव इक्वेशन हो गया। ठीक है, जिससे हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको शिफ्ट करा के एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब एटम या मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी फॉर न्यूक्लियस, VNN EER। ठीक है, तो ये इसको हम दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमको VR मिल गया, VE प्लस VNN।
ठीक है। अब वी एन एन का वैल्यू क्या होता है, वी एन एन का वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं जेड ए जेड बी और इसको इंटू कर देते हैं तो क्या होगा ई का स्क्वायर। तो जेड ए जेड बी ई का स्क्वायर 4 पाई कॉन्स्टेंट है एप्सिलॉन आर स्क्वायर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, ये हमको एक इक्वेशन मिल गया किसके लिए, वी आर के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूक्लियस के लिए, ओनली फॉर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन हो जाएगा टी एन वी एन एन ई ई। ठीक है, इसी वैल्यू को हम क्या करते हैं एच ई के जगह पे रखते हैं, एच ई के जगह पे रखेंगे और ई के जगह पे हम क्या कर देंगे एन कर देंगे। ठीक है, ये सारा वैल्यू यहाँ हो गया, यहाँ पे एन यहाँ पे एन यहाँ पे एन। तो ये भी क्या हो गया एक तरह से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसके लिए हो गया, न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन के लिए, ये हो गया आपका न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, वेव फंक्शन आपका होता है साई एन ई एन, दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ने के बाद जो हमको फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वेव फंक्शन मिला वो है साई इजिकल टू साई ई साई वी और साई आर। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, और वी इजिकल टू वी वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, ये वाइब्रेशन एनर्जी लेवल, आर रोटेशनल एनर्जी लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, तीनों को हम सबमिट करते हैं तो हमको मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी जो है मिल जाती है। और टोटल एनर्जी अगर हम लिखना चाहें एनर्जी के फॉर्म में तो वो क्या हो जाएगा ई वी ई आर, जो हम पहले यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात होती है कि वाइब्रेशनल चेंज जो है काफ़ी लो रेंज में आती है, उसमें केवल एक रफ स्पेक्ट्रा मिलता है। स्पेक्ट्रा को अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से रफ स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक है, और रोटेशनल क्या होगा, थोड़ा सा फाइन होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, काफ़ी फाइन होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक चीज़ यार, वाइब्रेशनल तो किसी भी मॉलिक्यूल में मिलेगी। ठीक है, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा कैसे मॉलिक्यूल में मिलेगी, जैसे कि HCl जो क्या हो स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, मतलब डाईपोलर नेचर का हो, एक इंड में क्या हो धनावेश हो, एक इंड में ऋणावेश हो। ठीक है, तो ये डाईपोलर मॉलिक्यूल में मिलता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लो मास का होता है, इसका मोमेंटम के कारण न्यूक्लियस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत भारी होता है। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में न्यूक्लियस का सेपरेशन ही बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हम लेते हैं उसमें न्यूक्लियस का सेपरेशन करना ही क्या है, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। मतलब लगभग ये मान लिया गया है कि जो न्यूक्लियस होता है वो स्थिर होता है। ठीक है, हालांकि स्थिर होता नहीं है, उसका भी कुछ मूवमेंट होगा, है ना। पर नॉर्मल जो स्पेक्ट्रा मिलता है हमको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, हम यहाँ पे एनएमआर की बात नहीं कर रहे हैं। एनएमआर में हम क्या कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद में इसको हम क्या कराते हैं, इसके स्पिन को चेंज कराते हैं, किसके, न्यूक्लियस के। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है या फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, यहाँ पे न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यही बताता है क्या, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अतः न्यूक्लियस को फिक्स मानते हुए हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेव इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए वेव इक्वेशन है, क्योंकि न्यूक्लियस को हम यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये भारी होता है। ठीक है, तो ये आपका था बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि जितने भी मैंने देखा वहाँ काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, तो मैं इसको आपको मतलब काफ़ी रिसर्च करके मैं इतना लेके आया हूँ। ठीक है, तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल अगर वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जिससे मेरा भी मोटिवेशन जो है थोड़ा सा बढ़ता रहे। तो आप सभी का दिन शुभ हो।